स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसोसिएशन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपके यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो क्लियर कर रहा है आपके कंसेप्ट्स को। इसी रेफरेंस में मैं आगे बढ़ती हूँ और आज आपको पढ़ा रही हूँ जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936। हालांकि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने क्लियर भी कर दिया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें फिर से कर लेते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसका न्यू वर्जन जो है वो 2016 है। ये सारी चीजें मैं मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब ये बात समझने की है कि जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है 1936 का, इसका जरूरत क्यों पड़ी, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसका इवोल्यूशन हुआ क्यों। तो देखो, एक बात समझ लो, जब लोग जो है फैक्ट्री में काम किया करते थे एज अ मजदूर, तो एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड था, तब किसी भी नाम पे, पेनल्टी के नाम पे, पनिशमेंट के नाम पे उनके वेजेस में डिडक्शन कर दिया जाता था। कोई भी काम गलत हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उन सब की भरपाई उनकी मजदूरी में कटौती से कर दी जाती थी। तो इतनी कटौतियां की, अच्छा कटौती का कोई स्टैंडर्ड भी तो नहीं था कि आदमी को ये समझ में आए कि भैया अगर कोई ये गलत काम हो गया तो इतना परसेंट या इतना रुपया कटेगा। नहीं, डिपेंड करता है मजदूर के ऊपर, जो उसका मालिक है उसका क्या मूड है, क्या उसका नेचर है, क्या अप्रोच है। पर्सन टू पर्सन एंड फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरी करती थी ये चीजें। तो मजदूरों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यानी कटौतियों के नाम पर उनका एक तरीके से मजदूरी नाम मात्र की मिलती थी उन्हें हाथ में। तो इन सब को देखते हुए जब इस तरीके के एम्बैरेसमेंट हो रहे थे, बहुत ज्यादा मजदूर बेचारे एक्सप्लॉयट हो रहे थे, तो ये जब लंबे समय तक चलता रहा तो ये जरूरत महसूस करा गया कि अब एक मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू होना चाहिए, जो कि इन सब के ऊपर एक तरह से शिकंजा कसे एम्प्लॉयज के ऊपर और ये चीजें क्लियर करे कि किस तरीके से डिडक्शन होंगे, मजदूरी क्या होती है, किस तरीके से मिलनी चाहिए, उसका भुगतान कैसे होगा, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस क्या होंगे। इसीलिए इसके मजदूरी भुगतान अधिनियम की जरूरत महसूस हुई और ये अधिनियम जो है अपना काम में आया, सामने आया। यूं मान लीजिए, इसके लिए जो बिल पास हुआ था वो 1936 में हुआ था और ये कम इनटू फोर्स जो हुआ था वो 28 मार्च 1937 को हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी, इसने इसे महाराष्ट्र पेमेंट ऑफ वेजेस रूल्स 1936 का नाम दिया था। सबसे पहले वहीं पे हुआ था लागू। ठीक है, तो इसमें ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि ना ही तो भुगतान में आप डिले करेंगे और ना ही तो भुगतान में आप कोई अननेसेसरी या अनऑथोराइज्ड डिडक्शन करेंगे। ये चीज, दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो डिले में पाबंदी लगा दी गई और एक अनऑथोराइज्ड डिडक्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई कि एक मजदूर की मजदूरी में आप अनाधिकृत कटौतियां नहीं करेंगे, ना ही उसके मजदूरी के भुगतान में अननेसेसरी देर करेंगे। ठीक बात है। अब ये जब बात आ गई तो, और ये मैंने आपको कल बता दिया था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा तो है वो रेगुलर एंड पेमेंट ऑफ द वेजेस के बारे में बात करता है। दूसरा इसके हेड्स हैं, जिसके किन किन हेड्स के तहत इसमें डिडक्शन होंगे। और तीसरा ये कहता है ये वो मशीनरी है जो एनफोर्स करती है वेरियस पेमेंट्स को, डिडक्शंस को, इन सबको डील करने के लिए जो भी काम करने वाली मशीनरी है उसको पार्ट 3 कहा गया है। अब खास बात यह है कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस है। वो सेक्शन है 26 सेक्शन है इस एक्ट में। मजदूरी भुगतान अधिनियम में कुल 26 धाराएं हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अब यहाँ ये बात करते हैं कि जो सेक्शन 1 था, मैंने आपको बता भी दिया था। अब अच्छा, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के दो ही खास ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो डीले को, अननेसेसरी डीले को अवॉइड करना है, दूसरा अनऑथराइज्ड डिडक्शन को प्रिवेंट करना है। ये दो बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीजें क्लियर कर दी थी। अगर किसी का वो मिस हुआ है तो मैं आज उसमें कनेक्ट कर रही हूं ताकि आगे बढ़ सकूं। तो आपको ये दो ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम में, कि पहला ऑब्जेक्टिव है अननेसेसरी डीले को अवॉइड किया जाए और दूसरा ऑब्जेक्टिव है अनऑथराइज्ड डिडक्शन को अवॉइड किया जाए। ठीक बात है। अब बात कर रहे हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की। तो जो सेक्शन 1 था उसने एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट है, ये कहाँ का अप्लाई होता है तो आपको बता दिया था मैंने कि पूरे इंडिया में लागू होता है। उन सभी पर्सन्स पर लागू होता है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि अपॉइंटेड हो या तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसमें अपॉइंटेड हो। और इसके अलावा कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल या एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10,000 से भी कम सैलरी या वेजेस वो पर महीने एवरेज फॉर्म में निकाल रहे हो, उनको सबको मजदूर कहा गया है, ऐसा सेक्शन 1 ने कहा है। जो सेक्शन 2 है, हम हर बार कहते हैं किसी भी एक्ट में सेक्शन 1 जो होता है उसका टाइटल, उसके एनफोर्समेंट का और उनके एक्सटेंशन को क्लियर करता है, और सेक्शन 2 उसकी डेफिनेशंस को क्लियर करता है। तो कल आपको बता दिया था एम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, फैक्ट्री क्या होता है, वेजेस किसको कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, सीधा सेक्शन 3 और 4 और फिर 5 और 6, यानी 4 सेक्शन आज की क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। इन टोटल 6 सेक्शन हो जाएंगे, हमें 26 सेक्शन तक आगे जाना है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, ये बात करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, कि मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इसमें यह कहा जाता है हर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज की या वर्कर्स की मजदूरी का भुगतान करे जिसके अंडर में वो एम्प्लॉयड हैं, और उन्हें भुगतान किया जाना उनकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है, ये एक्ट ये बताता है कि कहीं भी जो फैक्ट्री है, अगर पर्सन ने अपना यहाँ एज अ मैनेजर नाम दर्ज करवा रखा है, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 7 में कहा गया है, उसका जिम्मेदारी है कि वो उन वर्कर्स की मजदूरी का भुगतान करेगा। या कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई दूसरा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे उस व्यक्ति ने अपने आप को एम्प्लॉय या सुपरवाइजर या कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अफेयर्स या इस तरीके की कुछ पोस्ट या डेजिग्नेशन के नाम से उसे जाना जा रहा है, तो वो व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो अपने अंडर में काम करने वाले व्यक्तियों के मजदूरी का भुगतान करे। इसके अलावा अगर व्यक्ति रेलवे डिपार्टमेंट में एज अ वर्कर है, तो वहां का कोई भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर या जिसका नाम लोकल एरिया के रूप में कंसर्न किया गया है कि यहाँ अभी स्थानीय रेलवे डिपार्टमेंट का प्रशासनिक अधिकारी ये अमुक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति भी जिम्मेदार है कि वो अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों के मजदूरी का भुगतान करेगा। अब यहाँ पे ये कहते हैं चाहे वो व्यक्ति किसी भी नाम से नॉमिनेटेड हो, चाहे मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या सुपरवाइजर हो, हम ये कहते हैं हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है उन व्यक्तियों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए। ऐसा सेक्शन 3 ने कवर किया है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, सेक्शन 4 क्या कहता है, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, मजदूरी भुगतान का एक नियत समय क्या होगा, वो ये बात कहता है सेक्शन 4। तो ध्यान दीजिएगा, हर वो व्यक्ति अपनी मजदूरी को भुगतान पाने का जिम्मेदार है सेक्शन 3 के अनुसार, जिसने उसमें वेज के लिए मजदूरी दी है। और वो यहाँ ये कहता है कि नो वेज पीरियड शेल एक्ससीड 1 मंथ फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। सेक्शन 4 ये कहता है 1 महीने से ज्यादा पेंडिंग आप मजदूरी नहीं रख सकते। 1 महीने बिल्कुल सही पीरियड है। हमारा एक्ट ये कहता है फिक्सेशन पीरियड ऑफ वेज अगर की बात करेंगे तो वो 1 मंथ है। मोर देन 1 मंथ इट इज नॉट सपोज टू बी एक्सीड, ये जो सेक्शन 4 कहता है। अब बात कर रहे हैं सेक्शन 5 की, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज, किस समय पर इसका भुगतान किया जाएगा। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर रेलवे है, फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है या कोई दूसरा एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये कहता है कि अगर वहां पर 1000 लोगों से ज्यादा काम नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी महीने की 7वीं तारीख से अंदर अंदर पेमेंट कर देना चाहिए।
यानी अगर 1000 से कम लोग वहां काम कर रहे हैं तो उस अधिकारी को, जो कि या तो प्रशासनिक अधिकारी होगा या सुपरवाइजर होगा या जो मैनेजर है, वो अपने तहत काम करने वाले कर्मियों को अपनी मजदूरी का भुगतान उस महीने की पहले 7वें दिन के अंदर अंदर कर दे, यानी 7 तारीख के अंदर अंदर उनका पेमेंट कर दे, उससे ऊपर लेट ना करे। और अगर कोई दूसरा, जहां पर के ये कहते हैं कि कोई दूसरी ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह है, वहां पर अगर 1000 लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो 10वीं तारीख के अंदर अंदर तक पेमेंट कर दिया जाना चाहिए, ऐसा सेक्शन 5 कहता है। यानी सेक्शन 5 ये कहता है 1000 लोगों से कम लोग अगर आपके अंडर में काम करते हैं तो आप महीने की 7वीं तारीख तक उनका पेमेंट कर दें। अगर 1000 लोगों से ज्यादा आपके अंडर में काम करते हैं तो महीने की 10वीं तारीख के अंदर अंदर आप उनका मजदूरी का भुगतान कर दें। अब आते हैं सेक्शन 6 पर। वो कहता है मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, किस मेथड से पेमेंट किया जाएगा मजदूरी का। तो ये कहते हैं जब भी आप मजदूरी का भुगतान करेंगे या तो करंट कॉइन या करेंसी में करेंगे, नोट करेंसी नोट में करेंगे, या फिर दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं, और या ये कहता है कि केवल करेंसी नोट में कर सकते हैं, यानी करंट कॉइन में, करेंसी नोट में, या किन्हीं दोनों में से कर सकते हैं, लेकिन काइंड्स में मजदूरी का भुगतान नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी वर्कर को आप उसकी मजदूरी का भुगतान चाहे कॉइन में करें या करेंसी नोट में करें, किसी में भी कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में काइंड्स में नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि किसी भी मजदूरी का भुगतान चेक के जरिए भी किया जा सकता है या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी किया जा सकता है, अगर उस व्यक्ति ने लिखित रूप में आपको ये चीज कह दी हो, उसने कह दिया हो कि हाँ आप मुझे चेक से पेमेंट कर दीजिए या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। उसे पैसा या तो आप करेंसी नोट में देंगे या करेंसी कॉइन में देंगे, और कभी भी काइंड्स में नहीं देंगे। इस तरीके से आपको सेक्शन 6 तक मैं आज की क्लास में समझा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ताकि कि आपको हर एक सेक्शन क्लियर होता जाए और दिमाग पर वजन ना डलने पाए। देखो लॉ वैसे भी आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करती है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अननेसेसरी एक साथ सारी चीजें समझा दूं और आप सुनने में ही इतने बोर हो जाए कि उसे समझने और लर्न करने की कैपेसिटी बचे ही नहीं। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में और एक्सप्लेन इजी तरीके से करते हुए, थॉरोली करते हुए आपकी स्टडी को ना केवल इंटरेस्टिंग बनाऊं बल्कि बहुत ही इजी भी बनाऊं। वैसे भी मेरे चैनल का अगर आपने टैग देखा होगा, स्टेटस देखा होगा, तो मैंने यही कहा है, लेट्स मेक द स्टडी इजी एंड इंटरेस्टिंग, राइट। तो मैं मेरे स्टेटस को कायम करते हुए इसी दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। तो एक रिवीजन कर लेते हैं अपनी क्लास का कि हमने जो सेक्शन 1 पढ़ा वो टाइटल और एक्सटेंशन का था। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन की बात करेगा। सेक्शन 3 ने रेस्पॉन्सिबल कौन होगा उन लोगों की बात बताई है जो कि मजदूरी का भुगतान करने वाले हैं। जो सेक्शन 4 कहता है फिक्सेशन पीरियड क्या होगा, तो वो 1 महीना कहा गया है। सेक्शन 5 ने कहा है कौन सा टाइम होगा, तो अगर 1000 से कम मजदूर हैं तो महीने की 7वीं तारीख के अंदर अंदर, अगर 1000 से ज्यादा है तो महीने की 10वीं तारीख के अंदर अंदर मजदूरी का भुगतान आ जाना चाहिए। और छठा सेक्शन कहता है कौन से मेथड से होगा, तो करंट कॉइन से भी हो सकता है इसका भुगतान और करेंसी नोट में भी हो सकता है और दोनों से भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में काइंड्स में नहीं होगा, वस्तु के रूप में नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसका ट्रांसफर बैंक अकाउंट में भी किया जा सकता है, चेक के जरिए भी किया जा सकता है मजदूरी का भुगतान, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि उस एम्प्लॉयड पर्सन ने अपनी राइटिंग में कंसेंट दे दी हो। सिंपल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई है, पसंद आई है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।